नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। और चलिए बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। पकांजूर में 19 नक्सलियों ने किया है आत्मसमर्पण। जी हां, 19 नक्सलियों में 2 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। 2 नक्सलियों पर था 16 लाख का इनाम घोषित और झरिना नरेटी चंद्रकला उइके का समर्पण हुआ है। इसके अलावा 6 मुठभेड़ और 2 अन्य मामले भी इसमें शामिल थे। महाराष्ट्र गढ़चिरौली पुलिस के सामने किया गया आत्मसमर्पण। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जनता के लिए मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खुल गए हैं। गुरुवार को जनदर्शन के पहले दिन 1500 लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। सीएम साय ने जनदर्शन का समय खत्म होने के बाद भी लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए। देखिए पूरी खबर। सीएम और जनता के बीच की दूरी खत्म करते हुए साय सरकार ने जन दर्शन की शुरुआत की है। पहले जन दर्शन में प्रदेश भर से 1500 से ज्यादा लोग अपनी समस्याएं और शिकायत लेकर पहुंचे। सबसे ज्यादा राजस्व, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, निर्माण कार्य और स्वेच्छानुदान के मामले सबसे ज्यादा आए। वहीं सीएम साय ने कई समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को राहत पहुंचाई। सीएम ने बताया कि समस्याओं का अपडेट पोर्टल के माध्यम से लोगों को दिया जाएगा। आज पहला जनदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और अब हर सप्ताह गुरुवार के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा और आज करीब 1500 से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। इसमें राजस्व के मामले हैं, नगरीय निकाय के हैं, स्वास्थ्य विभाग से है, स्वेच्छानुदान का बहुत आवेदन आया हुआ है और निर्माण काम के भी आवेदन आए हुए हैं। जनदर्शन के जरिए सीधे सीएम से मिलने पर आम जनता में खासा उत्साह देखा गया। इसके पहले रमन सरकार में जनदर्शन का कार्यक्रम होता था, वहीं अब साय सरकार में दोबारा इसकी शुरुआत करने पर लोगों ने सीएम को धन्यवाद दिया। हम लोग को संविदा जॉब से हटा दिया सर, 2 महीना हो गया और नया भर्ती कर लिए हैं। अब टीचर नहीं है, साइंस टीचर शासकीय हाई स्कूल महोदा में एक भी नहीं है। वो साइंस को बंद करना पड़ेगा, तो हमको टीचर की आवश्यकता है। 7 पद रिक्त हैं। भारतमाला परियोजना रायपुर विशाखापट्टनम जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें भूअर्जन में मेरी भूमि गई है, जिसमें मेरा खसरे का प्रकाशन होने के अवार्ड होने के पश्चात वाइटनर लगा के एसडीएम तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू द्वारा वाइटनर लगाकर मेरी भूमि का भुगतान मुझे न करके किसी अन्य किसान को कर दिया गया है तथा साँठ-गाँठ कर उस किसान के खाते से 2 दिनों के भीतर 1.5 करोड़ रुपए की नगद राशि निकाल के खाते से बंदरबाट कर ली गई है, जिसके लिए मैं 3 वर्षों से लगातार कलेक्टर महोदय, NHAI, EOW सब जगह शिकायत के लिए घूम चुका हूँ। आज पता लगा कि जनदर्शन का कार्यक्रम है, तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन शिकायत दी है मैंने। पहले जन दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निःशक्त जनों ने भी मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए अपने लिए सहायक उपकरण की मांग की। मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी समस्याओं को सुना और संवेदनशीलता दिखाई, दिव्यांग जनों को मौके पर ही व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कृत्रिम पैर, बैटरी चलित साइकिल सहित अन्य सहायक उपकरण दिए गए। सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल गए। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मुख्यमंत्री की जनदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार को जहां जनदर्शन के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन समस्याओं के निराकरण का भरोसा है, तो वहीं अब इसे लेकर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने जनदर्शन के माध्यम से सामने आई समस्याओं पर निशाना साधा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भरोसा दिलाते हुए नजर आए हैं कि जो भी समस्याएं सामने आई हैं उनका यथासंभव निराकरण होगा। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने हर गुरुवार को जनदर्शन की शुरुआत कर दी है। पहले जनदर्शन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर सीएम हाउस पहुंचे। सीएम हाउस पहुंचने वालों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीधे उनकी समस्याओं को सुना
और निराकरण का भरोसा भी दिलाया। यूं तो बड़ी संख्या में फरियादियों की समस्याओं का समाधान भी हुआ, लेकिन इस पर सियासत ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। इसीलिए विपक्ष ने जनदर्शन पर खूब सवाल भी उठाए और सरकार पर निशाना भी साधा। सबसे पहले तो जनदर्शन करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए। अगर जनदर्शन ही करना है तो फिर बिगड़ते कानून व्यवस्था पे उनको जनदर्शन लगाना चाहिए। प्रदेश में लगातार गोलीबारी, चाकूबाजी और महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जनदर्शन शुरू किया और पहले दिन ही जनप्रतिनिधि अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आ रही है कि आज कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गई है। पेंड्रा की घटना दिल दहला देने वाली है। एक महिला बाजार में खड़ी हुई है और एक व्यक्ति आता है, उसे चाकू से गोद देता है और उसके गिरा के फिर उसका गला रेत देता है। बनने के पश्चात आज पहला जनदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और अब हर सप्ताह गुरुवार के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। लेकिन आज 1 बजे के बजाय 3:45 बजे तक ये जनदर्शन चला है और आज करीब 1500 से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से सरकार की मुखिया से जनता के सीधे मुलाकात का कार्यक्रम बाधित था। अब जनता अपने मुखिया से मिलकर अपनी समस्याएं तो बता ही सकेगी। आरोप प्रत्यारोपों से इतर यही उम्मीद की जा सकती है कि जनदर्शन समस्याओं के निराकरण का सबसे बड़ा मंच बने और जनता की अधिक से अधिक समस्याएं दूर हो सके। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी गुरुवार को रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे शहर के नटवर स्कूल में आयोजित न्योता भोज कार्यक्रम में भी शामिल हुए और बच्चों के साथ भोजन किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए लगातार सरकार के माध्यम से काम किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश में स्कूलों से के जर्जर भवनों को लेकर भी कहा है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और अगर 8 से 10 सालों में ही वो जर्जर हो जाता है या फिर मरम्मत की ज़रूरत पड़ रही है तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के कल्चर पर सोचने की ज़रूरत है। सुधार के लिए ज़रूरी है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह रखें कि वो लंबे समय तक चल सके। शासन प्रशासन को मिलाकर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि PS आवास को लेकर PM आवास को लेकर भी जानकारी साझा की। शिक्षा में सुधार के लिए लगातार रायगढ़ जिले में प्रयास प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से लगातार किए जा रहे हैं। आज ही 1000 से अधिक बच्चों को करियर काउंसलिंग का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, तो अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है शिक्षा का, स्कूल कॉलेज, और अगर 8 साल 10 साल 12 साल में ही उसे जर्जर स्थिति में पाते हैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत अगर महसूस होती है, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का जो कल्चर क्रिएट हो रहा है उस पर सोचने की ज़रूरत है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग मैं सुधार के लिए कहना चाहता हूँ, तो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को इस कदर रखें, इस तरह रखें कि वो लंबे समय तक अच्छे से चल सके। इसके लिए प्रशासन को, शासन को, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है और रायगढ़ जिले के बच्चे एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके, उसके लिए करियर काउंसलिंग का, करियर फ्यूचर रोड मैप का एक बहुत ही बड़ा प्लान के तहत काम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ दवा निगम में
करोड़ों की हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया। ताजा मामले में दवा निगम ने बिना डिमांड के हेल्थ सेंटर से 660 करोड़ रुपए के केमिकल और उपकरणों की सप्लाई कर दी है। वहीं महालेखाकार की ऑडिट में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल साल 2022-23 और 23-24 में छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेज एवं कॉर्पोरेशन ने उपकरणों और केमिकल की खरीदी में बड़ी राशि खर्च की थी। इन सामानों की सप्लाई 676 हेल्थ सेंटरों में भी की गई थी। ऑडिट में ये बात सामने आई है कि ऐसे 350 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सीय उपकरण दिए गए हैं जहां उनकी जरूरत ही नहीं है। इन स्वास्थ्य केंद्रों में संबंधित जांच के लिए स्टाफ ही नियुक्त नहीं किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि लिवर, पैंक्रियाज और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवा की सप्लाई की गई है, जबकि PHC में इन बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा नहीं होती है। इस साल सितंबर और दिसंबर में दवाइयां एक्सपायर भी हो रही है। महालेखाकार ने इस संबंध में अपर सचिव मनोज पिंगवा और को पत्र लिखकर साथ ही 2 जुलाई को हाई लेवल मीटिंग की बात कही है। तो बलौदाबाजार के इतिहास में 10 जून की तारीख कभी ना मिटने वाले कलंक के रूप में दर्ज हो गई है। छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा उपद्रव नहीं हुआ जैसा बलौदाबाजार में हुआ। हालांकि अब तमाम व्यवस्थाएं पटरी पर लौट आई हैं, लेकिन ये घटना यहाँ के शांतिप्रिय लोगों को हरदम सताती रहती है और पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ से 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। 10 जून का दिन जो बलौदाबाजार में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। बलौदाबाजार में एक ऐसी हिंसा एवं आगजनी हुई जिसे बलौदाबाजार वासियों को हिलाकर रख दिया। यहाँ आप देख सकते हैं जो सतनामी समाज के द्वारा जो आंदोलन का जो आगाज किया गया था, उसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं तहसील ऑफिस, इसके साथ ही साथ SP कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय को उपद्रवियों के द्वारा जला दिया गया था। हम जानते हैं आज 15 दिन बाद यहाँ क्या स्थिति, बलौदाबाजार की क्या स्थिति जानने के लिए आज पहुँचे हैं। 10 जून को कलेक्टरेट और SP दफ्तर में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि इस हिंसा में शामिल करीब 150 उपद्रवियों की अभी तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं इस घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। पुलिस कार्यालय की सभी शाखाएं जो पूर्व में काम कर रही थी, बिल्कुल उसी गति से और बल्कि नए उत्साह से काम कर रही है और लगभग सारी व्यवस्थाएं जैसे पूर्ववत थी वो सब अभी सुचारू रूप से जारी हो गई। अभी तक 148 गिरफ्तारियां कल शाम तक की हुई है और भी जो इस मामले में साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर और भी आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही है। कुछ बड़े पदाधिकारी जो आयोजन से जुड़े हुए थे उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करेगी। वहीं कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि आगजनी एवं तोड़फोड़ में कुल 12 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारी अपने नियमित समय से आकर अपना काम कर रहे हैं। जिला कार्यालय के सभी विभागों का काम सुचारू रूप से जारी है। सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में अपनी सेवाएं दें। तो आप देख सकते हैं कि सभी ऑफिसेज ओपन हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठकर लोगों की जो है आवेदनों पे विचार करने के लिए, ताकि जिलेवासियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ बैठे हैं। तो जन सामान्य को हम सेवाएं दे सकें, उसके लिए सबने व्यवस्था कर ली है और साथ ही रजिस्ट्रेशन का कार्य हमें समयबद्ध तरीके से तत्काल पूर्ण करना है। बलौदाबाजार नगरपालिका के अध्यक्ष चितावर जायसवाल ने बलौदाबाजार की घटना को कायराना बताया। उन्होंने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में भी उपद्रवियों ने अच्छा खासा नुकसान किया है, जिसका आकलन कराया जा रहा है। जो व्यक्ति इसमें संलग्न थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो नगरपालिका की संपत्ति की हानि उसका आकलन लगा के कलेक्टर महोदय को उनको प्रेषित किया जाएगा। यहाँ शहर के नागरिकों का यह राय है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे जो घटना को अंजाम दिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। गिरधौरपुरी धाम के पास पहाड़ी पर 15 मई को जैद खाम के क्षतिग्रस्त होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। पुलिस की कार्रवाई से लोग असंतुष्ट थे। 10 जून को विरोध जताने पहुंचे लोग उग्र हो गए, जिसके चलते सरकारी दफ्तर फूंक दिए गए। आगजनी से 240 गाड़ियां खाक हुई हैं। मामले की न्यायिक जांच जारी है।
तब के कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले के आरोपी भागे भागे फिर रहे हैं। उम्मीद है कि दोषी जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी। बलौदा बाजार से INS 24/7 के लिए कुश अग्रवाल की रिपोर्ट। तो बिलासपुर की तारबहार में कार से बछड़े को कुचलकर मारने को लेकर गौ सेवकों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल बीते मंगलवार की रात एक कार सवार ने सड़क पर बैठे बछड़े पर अपनी कार चढ़ा दी, फिर कार को रिवर्स कर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। वहीं इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। गौ सेवकों ने तारबहार थाने में बछड़े का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पर उससे रिवर्स करके फिर मारा गया है, जिसके पश्चात हमने बच्चे को लेकर के थाना पहुंचे और उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाया, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया कि उसके द्वारा उस गौ माता के छोटे से 15 दिन के बच्चे को कुचल करके हत्या कर दी गई है। ये मांग कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो, अन्यथा हम सड़क पर भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि गाय हमारी माता है। इसीलिए हम सब यहाँ आए हुए हैं उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर। और 24 घंटे के अंदर अगर नहीं होती गिरफ्तारी, कसम भगवान की, हम यही अपना अन्न त्याग देंगे और यही अपनी जान दे देंगे। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी से रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। खनन के मामले में तस्करों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने की वजह से इन तस्करों के हौसले भी बुलंद हैं। खनिज विभाग के नाक के नीचे खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण किया जा रहा है। रेत द्वारा तस्कर हजारों घन मीटर अवैध रेत का डंप किया गया है और जिले में 10 अवैध खदानें संचालित है, जहां दिन रात मशीनों से खनन हो रहा है। हर दिन सैकड़ों हाईवा और ट्रैक्टर वाहनों से अवैध रूप से रेत ढुलाई हो रही है। इस कार्य में स्थानीय नेता का संलिप्तता होना बताया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि प्रशासन अवैध खनन पर कब कार्रवाई करेगी। इंद्रावती नदी पर किस प्रकार की धड़ल्ले के साथ रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, यह तस्वीर बताने के लिए छोटे ट्रैक्टर सहित बड़े जो मशीन है वो लगाकर ये रेत का खनन किया जा रहा है। और ये 2 मशीन देख रहे हैं, JCB का वहाँ रखा हुआ है, ये भगने की कोशिश किया जा रहा है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर खनन किया जा रहा है और ये किसके शय पर हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों, क्या नाम है? ये किसी उनकी आका से बात कर रहे होंगे। ये हेलो, क्यों करो, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। किसका काम कर रहे हो? गांव वाले का है। गांव वाले का। गाड़ी कहाँ का है? रेत तस्कर का हौसला कितना बुलंद है, वो खुलेआम बिल्कुल यहाँ से भर के जैसी मीडिया को उसने देखा और वो अपने गाड़ी लेकर रफू चक्कर करने की जुटी हुई है। तो समझ सकते कि शहर से महज 5 या 6 किलोमीटर के भीतर ये खनन किया जा रहा है। इन दिनों जिले में रेत का अवैध काला कारोबार बदस्तूर जारी है और यही कारण है कि रेत तस्करों ने अब नदियों से रेत इकट्ठा कर एक जगह पर डंप कर अधिक मुनाफे के चक्कर में डंप कर रहे हैं। इस वक्त पे इंद्रावती नदी किनारे यानी कुरुसपाल ग्राम पंचायत के गांव के पास मौजूद है और अब ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में कितनी अवैध जो रेत है उसे डंप करके रखा गया है, क्योंकि जैसे ही बरसात का सीजन आती है तो रेत की जो कीमत है वो बढ़ जाती है और यही कारण है तस्कर अधिक रेट से इस रेत को खपाने के लिए, अधिक रेट से इस रेत को बेचने के लिए एक जगह पे डंप करके रखा हो ताकि ये अधिक मुनाफा हो सके। अब ऐसे देखने वाली बात यह होगी कि खनिज विभाग इस पर क्या खास कार्यवाही करता होगा। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हलदार, INS न्यूज, कुरुसपाल। ये कोहकापाल में खास करके ये एक शिकायत हमारे संज्ञान में आने के पश्चात वहाँ पे कल ही हम लोगों ने 3 हाईवा वो किया है, जब्त किया है। उसके अलावा परसों दिन रात को 2 फोकलेन गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। कार्रवाई लगातार जारी है, बल्कि
आपके माध्यम के द्वारा सभी ऐसे लोगों को मैं निर्देशित भी करना चाहूँगा कि जो एनजीटी का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से जून 1 तारीख से किसी भी तरीके के अवैध खास करके रेत उत्खनन के लिए अधिकृत रूप से भंडारण करना या फिर अनधिकृत रूप से भंडारण करना या फिर अनधिकृत रूप से खनन करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई इस तरीके से पकड़ा जाए उसके खिलाफ जो एनजीटी के तहत जो कार्रवाई प्रस्तावित है वो किया जाए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे हमारा खास कार्यक्रम ज्योति समाधान।